बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ दी कंटिन्यूशन ऑफ दी फर्स्ट लेक्चर। उसमें जो है वो रिकॉर्डिंग टाइम ज़्यादा हो गया था, इसलिए वो स्टॉप हो गया था। तो आई एम अगेन रिपीटिंग सम पॉइंट्स कि हमने टॉक्सिकोलॉजी में बेसिकली वी हैव डिस्कस दी डेफिनेशन, वी हैव डिस्कस दी पर्पस, वी हैव डिस्कस दी रिस्क असेसमेंट मेजरमेंट। इसमें हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन, डोज, एक्सपोजर असेसमेंट वगैरह हमने डिस्कस कर लिया है। और उसमें एरियाज़ हमने डिस्कस किए, डोज एंड रिस्पॉन्स हमने डिस्कस किया है, रिस्क एंड सेफ्टी डिस्कस किया है। एंड नाउ वी वर एट इंटरेक्शंस ऑफ द केमिकल्स। एंड जो इंटरेक्शंस हैं वो कौन कौन से टाइप्स हैं और कौन कौन से केमिकल्स हैं। केमिकल्स हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हम टेराटोजेंस पे थे। तो टेराटोजेंस बेसिकली आर दोज सब्सटेंसेज विच इंड्यूस नॉन हाइड्रेटरी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन and increases the incidence and effects on the growing fetus। growing fetus में जो है वो बेसिकली इसके टेराटोजेनिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। द टेराटोजेनिक इफेक्ट्स मे बी दी क्लेफ्ट पैलेट, मे बी दी डिफेक्टिव लिम्ब, मे बी दी ब्रेन रिटार्डेशन, या मे बी दी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। तो बहुत सारे हमारे पास जो है वो कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि प्रेगनेंसी कैटेगरीज में नहीं आते। दे कम अंडर दी सी प्रेगनेंसी कैटेगरी सी ड्रग, प्रेगनेंसी कैटेगरी डी ड्रग। इसमें जो अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो जो स्केल जो सिस्टम बनाया गया है, जो क्लासेस बनाई गई हैं, उसमें ए एंड बी क्लासेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेफ हैं, जो कि यूज़ की जा सकती है ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, टू दैट के टेराटोजेनिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस ना हों। अनदर इंटरेक्शन ये हो सकता है कि दे मे डिस्टर्ब दी एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ द नॉर्मल बॉडी। कोई हार्मोन वो डिक्रीज कर दें, कोई हार्मोन इंक्रीज कर दें। वैसे मेनली जो है वो हार्मोन डिक्रीज होता है। कोई एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स को इफेक्ट कर लिया, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को इफेक्ट कर दिया, तो कोई भी जो हमारा ग्लैंड है वो इससे इफेक्टेड हो सकता है। देन इंटरेक्शन में अगर हम डिस्कस करें तो क्रॉनिक टॉक्सिसिटी इन्वॉल्व है। हम दीज आर डेफिनेशंस। इसमें सब लीथल कंसंट्रेशन है क्रॉनिक टॉक्सिसिटी में। इसमें हम क्रॉनिक टॉक्सिसिटी क्या है कि क्रॉनिक एक्सपोजर है नॉर्मल डोज का, उसके बाद इट इज़ प्रोड्यूसिंग दी टॉक्सिसिटी। उसमें एक्यूट टॉक्सिसिटी नहीं थी, लेकिन क्रॉनिक टॉक्सिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो क्रॉनिक टॉक्सिसिटी टेस्ट इज़ बेसिकली यूज टू डिराइव द इफेक्टिव डोज विद दी कि कौन सी डोज होगी इफेक्टिव, कौन सी सिलेक्ट होनी चाहिए। और ये लोवेस्ट डोज होती है बेसिकली जिसमें क्रॉनिकली भी वो डोज है वो सेफ हो, ठीक है। एंड इफेक्ट कुड बी एनीथिंग बट दैट, यानी ये होगा कि आखिर में एडवर्स इफेक्ट इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इतने ज़्यादा इंटरेक्शंस बढ़ जाएंगे, इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाएगी कि वो फिर डेथ की तरफ ले जाएगी। तो ED50 इज ऑब्टेन बाय प्लॉटिंग फॉर अ गिवन डोज ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन दैट रेस्पॉन्सिव टू द डोज एंड ऑल लोअर डोजेज। तो इसके लिए हम ये क्या करेंगे कि ED50 सेलेक्ट करते हैं, उसमें जो डोजेज होंगी वो लीस्ट वाली ली जाएंगी जिस पे इफेक्ट आएगा, और जो क्रॉनिक टॉक्सिसिटी जहाँ पे आ रही है उसके फिर बिल्कुल लोअर लेवल पे जाकर फिर वो डोज जो है वो सिलेक्ट होगी। अभी हम ग्राफ स्टडी करेंगे, उसमें फिर हमें मजीद समझ में आएगा। अच्छा, देयर इज़ अ चांस कि टॉलरेंस में डेवलप, जैसे कि हम कोई अगर ड्रग यूज़ करते हैं उसके मैकेनिज्म के प्रोडक्शन में जो है वो टॉलरेंस डेवलप होती है, यानी इसी तरह टॉक्सिसिटी के इंडक्शन में भी टॉलरेंस जो है वो रिटर्न में डेवलप हो सकती है, टॉलरेंस डेवलप हो सकती है, ठीक है। तो उसमें जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टेट ऑफ डिक्रीज रेस्पॉन्सिव टू अ टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ अ केमिकल रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रीवियस एक्सपोजर। तो ये एक प्रिवेंटिव एक नेचर का एक मैकेनिज्म है इसके जिसके जरिए बॉडी के अंदर एक टॉलरेंस डेवलप हो जाती है कि अगर उसका पहले एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हुआ है तो फिर वो उस टॉक्सिक कंपाउंड्स को उस तरह नहीं इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन इफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें जो है वो डिस्पोजिशनल टॉलरेंस है कि अ डिक्रीज अमाउंट ऑफ ड्रग रीचिंग द साइट। एक कंडीशन ये हो सकती है कि बॉडी के अंदर इम्यूनिटी इतनी डेवलप हो गई है कि वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही। इसमें फिर डिस्पोजिशनल है कि जो बाइंडिंग साइट थी ड्रग की उसमें कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन हो गई है कि वो जहाँ पे उसको एडवर्स इफेक्ट दिखाना है वहाँ पे अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो रही है। दूसरा ये हो रहा है कि सेलुलर हो रही है कि जो सेलुलर है कि इट मीन्स कि रिड्यूस रेस्पॉन्स, जो टिश्यू है वो रेस्पॉन्स नहीं दे रहा टॉक्सिक। सो नॉर्मली देयर आर सम अजम्पशंस फॉर द डोज रेस्पॉन्स। क्या अजम्पशंस है हमारे पास कि रेस्पॉन्स इज ड्यू टू द केमिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपाउंड। कोई भी हमारे पास रेस्पॉन्स एज सच नहीं आएगा
कोई केमिकल इंजेस्ट हुआ है, कहीं ना कहीं से एक्सपोजर हुआ है, तो ही रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। ये दिस इज द फर्स्ट assumption. Then there must be a receptor site with which the chemical interacts. कोई ना कोई रिसेप्टर है, कहीं ना कहीं बाइंडिंग टारगेट है, कोई ना कोई ऑर्गन है, कोई ना कोई सेल है जहाँ पे जाके वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है. द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्स इज ऑल्सो रिलेटेड टू दी कंसंट्रेशन एट द साइट. जो भी साइट है वहाँ पे उसकी एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है, उससे कम है तो एक्यूट या क्रॉनिक टॉक्सिसिटी सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं होंगे. The concentration at the site is related to the dose administered or the exposure or the duration or the frequency of the exposure. ठीक है, ये तमाम फैक्टर्स इसमें आ रहे हैं. Furthermore, it has a quantifiable method of measuring and precise meaning of the expressing the toxicity. तो ये एक हमारे पास dose response assumption है, नॉर्मली यही होता है. लेकिन टॉलरेंस, जैसे हमने डिस्कस किया कि टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, तो टॉलरेंस में हमारे पास उस डोज से भी जो है वो टॉलरेंस डेवलप हो सकती है. नाउ द नॉर्मल, यहाँ पे हम कुछ रेस्पॉन्स के हिसाब से ग्राफ स्टडी करें. दिस इज द नॉर्मल ग्राफ, जिसमें एक डोज जो है वो इंक्रीज हो रही है ऑन द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रेस्पॉन्स इंक्रीज हो रहा है. जैसे जैसे डोज बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो है वो नॉर्मल जो है वो डोज बढ़ रही है. ये लॉग स्केल बनाया गया है, लेकिन लॉग स्केल भी बनाएं तब भी आप ये देख सकते हैं कि एक अच्छा एक इंक्रीजमेंट आपको नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे डोज बढ़ाएंगे वैसे वैसे डोज बढ़ेगा. दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस. हमें याद रखें, रिमेंबर कि अभी हमने डिस्कस किया था कि कुछ ड्रग सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिसमें हम अगर डोज बढ़ाएं तो एट सर्टेन लेवल उसके बाद जो है वो फिर रेस्पॉन्स में इंक्रीज नहीं होगा. सो वी हैव टू पैरामीटर्स विच आर नो AL and low AL. No observable adverse effect level, which is NOAEL, and the threshold, it is the threshold where no adverse effects are observed. और usually इसमें normal effects भी produce नहीं होते. ठीक है. And lowest observable adverse effects level, it is LOL, which is LOAEL, and the concentration level where effects are observed. अब अगर इस ग्राफ को हम स्टडी करें, एक्स एक्सिस में अगर हम देखें, ये जो ड्रग है इसकी जो 10 mg की डोज है, बेसिकली इट इज़ नो EL, यानी इस पर कोई ड्रग का इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, इसका अपना इफेक्ट भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा, बिल्कुल ज़ीरो है. रेस्पॉन्स इज ज़ीरो. फिर इसके बाद क्या हुआ है कि रेस्पॉन्स इंक्रीज होना शुरू हुआ है. एंड इस वक्त हम टॉक्सिसिटी में अगर हम देखें तो हम टॉक्सिक रेस्पॉन्स मेजर कर रहे हैं. और अगर हम एफिकेसी में देखते हैं तो फिर ये एफिकेसी का रेस्पॉन्स होता है. इसमें दोनों में बातें सही है कि अगर एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं वो हमें देखना है तो ये दो लेवल्स हमारे पास आ गए. फॉर एग्जांपल द ड्रग इज सेफ में जो एडवर्स इफेक्ट शुरू हुए हैं वो 10 से ज़्यादा पे हुए हैं. सो इन दिस सेंस वी कैन से कि NOEL में कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आ रहे 10 mg से, और 20 mg पे जो है वो लोवेस्ट एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं. उसके बाद आप अगर देखें तो एडवर्स इफेक्ट जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं. एडवर्स इफेक्ट देखें तो फिर ड्रास्टिकली डोज जो है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही, लेकिन एडवर्स इफेक्ट 100% पे जा रहे हैं. इस पर अगर आप गौर करें तो लोवेस्ट एडवर्स इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व हो रहे हैं 20 पर. अबाउट 20% जो है वो एडवर्स इफेक्ट इसमें भी ऑब्जर्व हो रहे हैं. तो ED50 जो है वो द कंसेशन वेयर ED50 पे जो है ये यहाँ पे 20 mg इसमें नज़र आ रही है कि 20 mg इज़ दी ED50 बेसिकली, जिस पे 50% जो है एडवर्स इफेक्ट इस डोज पे प्रोड्यूस हो रहे हैं. अब इसमें जो है वो 3 केमिकल्स कंपेयर किए गए हैं. न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट है, और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट अगर एज एन एडवर्स इफेक्ट अगर हम लें तो हाई पोटेंसी वो है कि इसमें जो है डोज जो है वो लो है, लोवेस्ट डोज है, लेकिन वो पोटेंट है बहुत ज़्यादा. इट मीन्स कि कम डोज में भी इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है. तो इसमें अगर आप देखें, ऑब्जर्व करें तो 1 mg पे जो है वो उसका इफेक्ट आ रहा है. और जो मीडियम है, मीडियम में जो पूरी जो हमारी शिफ्ट है, जो डोज रिस्पॉन्स कर्व है वो पूरा का पूरा शिफ्ट हुआ है, क्योंकि मीडियम पोटेंसी के अंदर रिस्पॉन्स बिल्कुल उसके पैरेलल है, लेकिन रिस्पॉन्स जो है वो डिक्रीज हुआ है डोज डिपेंडेंट वे में. और लो पोटेंसी जिसका इफेक्ट कम है, उसमें 1 पे देखें तो आप देखें बिल्कुल ही कोई न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग नहीं आ रही.
और अगर हम हाई पोटेंसी का देखें तो 1 पे हाई पोटेंसी अबाउट 100% 90% को टच कर रहा है। अगर 1 ही के लेवल को देखें, 1 पे देखें तो 1 में हमारे पास लो पोटेंसी का जो आ रहा है वो 10% भी नहीं आ रहा, 5% आई थिंक आ रहा है ग्राफ के मुताबिक। और हाई पोटेंसी में तकरीबन 90% जो है इसमें इफेक्ट जो है वो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज ऑब्जर्व हो रही है हाई पोटेंसी में। तो पोटेंसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज दी टॉक्सिसिटी रेटिंग चार्ट एंड इसमें हम अगर देखें तो एक हमारे पास क्लासेस बनाई गई है फॉर दी ह्यूमन, ये एनिमल्स के लिए नहीं है। सो इट इज़ दी प्रोबेबल लीथल ओरल डोज फॉर दी ह्यूमन, और इसमें एक उन्हें मैक्सिमम डोज दिए, तो अगर उस डोज तक चेक होगी तो फिर उसकी सेफ्टी कैसी है। तो पहला जो हमारे पास है उसमें जो कंपाउंड की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है, 15 ग्राम पर केजी, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है एंड प्रैक्टिकली नॉन टॉक्सिक होगा। अगर कोई सब्सटेंस इस कैटेगरी में आ रहा है तो वो प्रैक्टिकली नॉन टॉक्सिक है, कि उसकी अगर LD50 इज ग्रेटर देन 15 ग्राम per kg, then we have the class which is slightly toxic and the quantity उसमें जिसमें टॉक्सिक सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं वो हैं 5 to 15 ग्राम पर kg के दरमियान। देन वी हैव मॉडरेट टॉक्सिसिटी, इसमें 0.5 ग्राम से लेकर, यानी 0.5 ग्राम नहीं 500 mg, 0.5 ग्राम से लेकर 5 ग्राम पर kg तक जो है वो टॉक्सिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। देन वी हैव द क्लास विच इज़ वेरी टॉक्सिक एंड द अमाउंट इज़ 50 to 500 mg पर kg। अब देखिए इसकी अमाउंट जो है फर्दर डिक्रीज हो रही है कि पर kg के हिसाब से जस्ट 50 mg पर kg इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग दी टॉक्सिक इफेक्ट इन दी लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन वी हैव एक्सट्रीमली टॉक्सिक which is in the range between 5 to 50 mg, and then we have super toxic which is less than 5 mg per kg. These charts were taken from the Casaret and Lowell's toxicological book, the third edition as they mentioned। इसमें ये वाला जो चार्ट है इसमें ये शो कर रहा है कि एक तो हमारे पास कोई डोज है उसमें एक्यूट टॉक्सिसिटी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डोज है उसमें एक्यूट टॉक्सिसिटी हुई एंड देन एक्यूट टॉक्सिसिटी के बाद हमने एक नॉर्मल डोज सेलेक्ट कर ली। अब नॉर्मल डोज जो सेलेक्ट की, दिस विल लीड टू द क्रॉनिक एक्यूमुलेशन ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस इन द बॉडी। तो ग्रेजुअली जो उसकी डोज थी वो 3 महीने में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में, और डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपोजर उसकी डोज आहिस्ता 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 इंक्रीज होकर इक्विवेलेंट हो गई टॉक्सिक डोज के। और जब टॉक्सिक डोज की इक्विवेलेंट हो गई तो ये इट बिकम लीथल, क्योंकि लीथल डोज और क्रॉनिक एक्यूमुलेटेड डोज इज बिकम इक्विवेलेंट। सो इट मे हैपेंस कि क्रॉनिक यूज से उसकी एक्यूमुलेशन जो है वो इंक्रीज होती चली जाए, वो साइलेंट रहे और फिर वो एकदम अपने इफेक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस कर दे। ये अप्रोक्सीमेट LD50s की वैल्यू हैं। सम रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द केमिकल्स की लाइक इथाइल अल्कोहल, फॉर एग्जांपल इथाइल अल्कोहल की LD50 जो है वो 10,000 है, सोडियम क्लोराइड की 4,000 है, फेरस सल्फेट की 1.5 है, मॉर्फिन सल्फेट की 900 mg पर kg है, फिनोबार्बिटॉल की 150 mg पर kg है, पिक्रोटॉक्सिन जो कि एपिलेप्सी इंड्यूस करने के मॉडल में यूज़ होता है, लैब्स में मॉडल में यूज़ होता है, स्ट्रिक्निन जो ये प्रैक्टिकली जो भी फार्माकोलॉजिकल एवेल्यूएशन के एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व होते हैं उन लैब वर्कर के उसमें एक्सपोजर हो सकता है। तो उसकी देखिए आप 5 mg एंड 2 mg, वेरी लेस क्वांटिटी, इतनी कम क्वांटिटी में ये टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो LD50 की है। ये टॉक्सिक इफेक्ट 50% पॉपुलेशन में लीथल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन वी हैव निकोटीन 1 mg पर kg, वेरी वेरी लेस LD50। देन डी ट्यूबोक्यूरिन, ये जो है हमारे पास जो है रिसेप्टर्स ब्लॉकर हैं, हेमिकोलिनियम एंड टेट्रोडॉक्सिन, ये टॉक्सिन है, डायोक्सिन एंड बॉटुलिनम टॉक्सिन, दे हैव आल्सो वेरी नैरो लिमिट। उसमें तो ज़रा सा भी अगर इन्वायरमेंटल एक्सपोजर होगा तो फिर दे कैन लीड टू दी डेथ। ये एक समराइज डोज रेस्पॉन्स कर्व है जिसमें बहुत सारे 3 बेसिकली जो है टाइप्स है वो क्यूमुलेट किए गए हैं।
इसमें वाई एक्सिस पे इंक्रीजिंग एडवर्स इफेक्ट है एंड एक्स एक्सिस पे इंक्रीजिंग डोज है। जो पहला हमारे पास ग्राफ है वो है नो थ्रेशोल्ड टॉक्सिकेंट। इट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे जैसे डोज बढ़ रही है वैसे वैसे एडवर्स इफेक्ट बढ़ेगा। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि वहाँ पे नो एब्जॉर्बेबल इफेक्ट हो। जैसे ही डोज गई बॉडी में इसने अपने टॉक्सिक सिम्टम्स प्रोड्यूस करने शुरू किए, लो डोज पे लो, हाई डोज पे हाई। ठीक है, यूजुअली ये प्रैक्टिकल नहीं होता, कहीं ना कहीं जो है वो हमारे पास नो ऑब्जर्वेबल एडवर्स इफेक्ट लिमिट होती है। तो सेकंड हमारे पास जो है वो प्रैक्टिकल है जिसमें नॉर्मल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की एक पर्टिकुलर डोज जो है वो अगर हम लेंगे तो उस पर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, नो NOAL उसकी है, फॉर एग्जांपल 10 mg 20 mg कोई भी इसमें होगी। और देन फिर जब जैसे जैसे फिर डोज इंक्रीज करेंगे तो फिर जो है वो इसका बढ़ते चले जाएगा। फिर इसके इस साथ और फिर जो थर्ड है उसमें अगर देखें तो जो थ्रेशोल्ड है वो फर्दर इंक्रीज हुआ है। डोज बहुत ज़्यादा दी गई है तब भी जो है वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहे, और फिर उसके बाद जो है वो फिर थ्रेशोल्ड टॉक्सिकेंट होते हैं। ये यूजुअली नॉर्मल टॉक्सिकेंट्स होते हैं जो कि ओके। तो ये जो थर्ड टाइप है बेसिकली ये टॉक्सिकेंट्स हैं जो कि एनवायरमेंटल टॉक्सिकेंट हो सकते हैं कि उनकी जो अगर अमाउंट बढ़ेगी तो फिर एकदम से जो है वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। देन नाउ सेकंड टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन के बाद ये है कि वी विल डिस्कस द टॉक्सिन वन बाय वन एंड देन उसका मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे कि क्या कौन कौन से मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, और फिर वो टॉक्सिक इफेक्ट कैसे मिनिमाइज और कैसे रिवर्स किए जा सकते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक इसमें आएगा इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स। इसमें हम देखें तो हमारे पास बेसिकली वी हैव 3 कैटेगरीज: पॉल्यूटेंट्स, एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड सॉल्वेंट्स। पॉल्यूटेंट्स में हमारे पास बेसिकली एयर पॉल्यूटेंट्स हैं एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स हैं। देन वी हैव एग्रीकल्चर केमिकल्स हैं जिसमें हमारे पास पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स हैं, एंड देन वी हैव सर्टेन सॉल्वेंट्स। ये तमाम हम ये कोशिश ये करेंगे कि हम इनका मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी स्टडी करें एंड देन हाउ दी टॉक्सिसिटी सिम्टम्स कैन बी रिवर्ट बैक। तो ये हम करेंगे इंशाल्लाह। तो पहला जो टॉपिक है इसमें पॉल्यूटेंट्स का, एयर पॉल्यूटेंट्स जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड दी ओजोन, ये हम आज अभी डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद वन बाय वन हम बाकियों को डिस्कस करेंगे। तो एयर पॉल्यूटेंट्स में द मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स आर बेसिकली ड्यू टू दी इंडस्ट्रीज। जो भी इंडस्ट्रीज हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड, sulfur dioxide, nitrogen oxide and the modified form of the oxygen, that is the ozone, and it accounts about the 50% of the total amount of the air pollutants. इसमें अगर हम देखें तो 18% हमारे पास सल्फर के ऑक्साइड्स हैं एंड हाइड्रोकार्बन्स ऑल्सो मे बी प्रेजेंट। 50% जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है एंड हाइड्रोकार्बन्स आर बेसिकली ड्यू टू दी स्मोक पार्टिकल्स एंड 10% नाइट्रोजन ऑक्साइड हैं एंड 6% ओजोन। ठीक है, एयर पोल्यूशन अपीयर टू बी दी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर एंड दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ब्रोंकाइटिस, obstructive pulmonary disease and lung cancer. Air contaminants are basically regulated under, अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो इनकी इन्वायरमेंटल पॉलिसी है EPA, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, उसके अंडर पे ये एयर पॉल्यूटेंट को रेगुलेट किया जाता है। और कंपनी जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसके अंदर से कितना स्मोक निकल रहा है, उसके क्या कंटेंट है, वो पे डिटरमिन करके फिर उसकी लाइसेंस वगैरह पे बात करते हैं लोग। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? फर्स्ट हमारी गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज एन odorless, colorless gas that competes with the oxygen for the hemoglobin. Hemoglobin हमारे पास जो कि हमारे पास basically responsible है for the respiration, for the delivery of the oxygen and nutrition to the body. तो मेन हमारा जो पिगमेंट है ब्लड का वो हीमोग्लोबिन है। तो एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ हीमोग्लोबिन इज अबाउट 200-fold ग्रेटर दैन डेट ऑफ ऑक्सीजन। बहुत ज़्यादा इसकी एफिनिटी ज़्यादा है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में और कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रेजेंट है तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा जाके उससे बाइंड करेगी और उसको फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगी। The threshold limit value of the carbon monoxide for an 8-hour work day is about 25 parts per million. बहुत ही कम अमाउंट है ये कि 25 पार्ट्स पर मिलियन हो और किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे धुआं है और इस तरह के है वहाँ पे
एक्सपोजर ड्यूरेशन 8 आवर से ज़्यादा है तो फिर उसमें चांस है कि फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो जाए. In heavy motor vehicle traffic, or the concentration of carbon monoxide is exceed in 100 parts per million. तो जो ट्रैफिक कांस्टेबल वगैरह हैं वो ज़्यादा प्रॉन है इस टॉक्सिसिटी में, क्योंकि वहाँ पे अगर मोटर व्हीकल हैवी चल रहा है और उसकी जो क्वालिटी ऑफ व्हीकल्स है वो अच्छी नहीं है, दे लिबरेटिंग द स्मोक, देन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विल एक्सीड फ्रॉम 100 पार्ट्स पर मिलियन. व्हाट आर दी एडवर्स इफेक्ट? कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट ये प्रोड्यूस करेंगे? बेसिकली इट विल प्रोड्यूस दी हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिया प्रोड्यूस करेंगे, सांस लेने में मसला होगा, एंड उसमें हेडेक होगा. सबसे पहले देयर मस्ट बी हेडेक एंड इट इज़ फॉलोड बाय द कंफ्यूजन, डिक्रीज विजुअल एक्टिविटी, एंड देयर मे बी इंक्रीज हार्ट रेट, दैट इज टैकीकार्डिया, सिनकोप, कोमा, सीजर एंड डेथ. इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि सोते ही रह जाएं, खुदा ना खास्ता. जैसे कि आपने ये इंसिडेंट सुने होंगे कि जनरेटर चलाया और कार्बन मोनोऑक्साइड घर में एक्यूमुलेट हो गई, तो स्लोली उसने पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्रेस कर दिया. सिनकोप में ले गए, कोमा ले गए, एंड सीजर्स में भी पॉसिबल कि डेथ के टाइम सीजर्स आए एंड कोलैप्स हो जाए. अबाउट 40% ऑफ हीमोग्लोबिन विल बी कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. अगर प्रोलॉन्ग हाइपोक्सिया होगा तो इट इज़ इरिवर्सिबल एंड इट लीड टू द इरिवर्सिबल डैमेज टू द ब्रेन एंड मायोकार्डियम. दोनों को ये डैमेज करेगा, हार्ट को भी और ब्रेन को भी. And अगर if it is the exposure to the pregnant woman to the elevated levels, then it can lead to the critical fetal development periods and may cause fetal death and may cause some irreversible birth defects, but the child may survive, but the defects will be the irreversible. So what will be the treatment? The main treatment is to remove the carbon dioxide source as soon as possible. जितनी जल्दी कार्बन मोनोऑक्साइड की सोर्स रिमूव होगी और ऑक्सीजन 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाएगी. हाइपरबैरिक ऑक्सीजन इज यूज बेसिकली फॉर दिस पर्पस इन इमरजेंसी सिचुएशन. जैसे ही वो पर्सन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में हुआ है तो वो अनकॉन्शियसनेस की तरफ जा रहा है, उसमें इस तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और लग रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है, देन इमीडिएटली हाइपरबैरिक ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड की जाए. अदर एयर पॉल्यूटेंट हमारे पास है वो है सल्फर डाइऑक्साइड. द सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑल्सो अ कलरलेस बट इट इज़ एन इरिटेटिंग गैस. कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर हम देखें तो वो जो है वो टेस्टलेस भी थी, कलरलेस भी थी, इसलिए बिल्कुल फील नहीं होती. बहुत ही कम उसके जो थोड़ा सा उसका स्मोक है कहीं कहीं फील हो जाए, लेकिन उसमें जो फीलिंग है वो इतनी फील नहीं होती. लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड इज एन इरिटेंट एंड बेसिकली इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द कंबल्शन ऑफ द फॉसिल फ्यूल. जितनी भी फॉसिल फ्यूल्स है उनकी कंबल्शन होती है तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. सल्फर ऑक्साइड प्रोड्यूस द सल्फ्यूरस एसिड and this sulfuric acid is produced on contact with the moist mucous membrane. So इससे क्या होगा? बेसिकली आईज इरिटेशन बहुत ज़्यादा होंगी, कंजक्टाइवल होगा एंड ब्रोंकियल इरिटेशन बहुत ज़्यादा होगी, लंग्स बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होगा एंड इट मे लीड टू स्पेशली इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एस्थमा, देन इसमें जो कंडीशन है वो ब्रोंकाइटिस की जो है वो बहुत सीवियर हो जाएगी. एंड इट मे the presence of the about 5 to 10 parts per million in the air is enough to produce the severe bronchospasm. So इतना कम अगर एक्सपोजर होगा तो उससे भी सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है अगर स्पेशली कोमोर्बिडिटी है जैसे लाइक एस्थमा. और अगर हैवी एक्सपोजर है इट मे लीड टू द डिलेड पल्मोनरी एडिमा. तो पल्मोनरी एडिमा होगा, अगेंस्ट जो है वो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम है, इसमें गैस एक्सचेंज नहीं होगा. देन क्रॉनिक लो लेवल एक्सपोजर में एग्रीवेट कार्डियोपल्मोनरी डिजीज. अगर लो लेवल भी है लेकिन अगर क्रॉनिक एक्सपोजर है, कंटिन्यूसली वहाँ काम कर रहे हैं उसमें, देन इट विल लीड टू दी कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम और उसमें कोई अटैक आ सकता है, कोई कार्डियक फेलियर हो सकता है. ठीक है, तो ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये कि जो रिमूवल है फ्रॉम द एक्सपोजर टू दी सल्फर डाइऑक्साइड एंड रिलीव ऑफ द इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन. इसमें जो है वो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं है. फॉर जो इन्फ्लेमेशन हुई है, जो एस्थमा का ट्रीटमेंट है, इसमें वही हम फॉलो करेंगे. देन वी हैव नाइट्रोजन ऑक्साइड. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अ
इज अगेन एक इरिटेंट गैस है एंड इट इज़ द प्रिंसिपल मेम्ब्रेन of this group. It is formed in fire and in silage forms. Nitric oxide also causes deep lung irritation and pulmonary edema. तो फार्म वर्कर्स बेसिकली जो है वो ज़्यादा एक्सपोज होंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड से, एंड बिकॉज वहाँ पे सॉइल है, सॉइल के अंदर जो है वो जो कंसनट्रेशन है वो नाइट्रोजन की वैसे भी ज़्यादा है, वहाँ पे सिलिकॉज हैं और जो कि डाई भी हो रहे रैपिडली, और इसमें जो फार्मर्स हैं वो एक्यूट पल्मोनरी एडिमा की वजह से बहुत ज़्यादा उनमें जो है वो हेल्थ डिज़ास्टर आते हैं. इसमें इरिटेशन ऑफ आई, नोज एंड थॉट इज़ वेरी कॉमन. एंड टुडे द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ द ह्यूमन एक्सपोजर टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज़ द ऑटोमोबाइल एंड ट्रक ट्रैफिक इमिशन. ठीक है, जो ट्रक से धुआं निकल रहा है उसमें भी अब जो कंसनट्रेशन है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड की, डाइऑक्साइड की स्पेशली बहुत ज़्यादा है. ट्रीटमेंट क्या है? नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज अवेलेबल एंड मेजर्स टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन एंड पल्मोनरी एडिमा. दैट्स लाइक हमारे पास जो है हमारे पास एस्थमा की जो ट्रीटमेंट है मोंटेलुकास वगैरह, उसमें जो है वो लिकोट्राइन्स इनहिबिटर्स जो है वो यूज़ करेंगे ताकि इसमें जो है वो इन्फ्लेमेशन और पल्मोनरी एडिमा रिड्यूस हो सके. देन वी हैव ओजोन लेयर. ओजोन कंसनट्रेशन विल मे हाई इन सम केसेस, और ये कहाँ होगा? ओजोन बेसिकली इज़ अ ब्लूइश इरिटेंट गैस एंड प्रोड्यूस इन द एयर बाय वाटर प्यूरिफिकेशन डिवाइसेस. जितनी भी आरओ प्लांट्स वगैरह हैं वहाँ पे होगा, और इलेक्ट्रिकल फील्ड जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम ज़्यादा हैं वहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में, फ्री ऑक्सीजन वो कन्वर्ट हो जाएगी ओजोन में. एंड 0.01 से लेके 0.1 पार्ट्स पर मिलियन की अगर कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में मौजूद है, इट मे कॉज इरिटेशन, ड्राइनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड पल्मोनरी फंक्शन मे बी इम्पेयर्ड एट हायर कंसंट्रेशन. सही है, तो इरिटेशन होगी म्यूकस मेम्ब्रेन की. एयर पॉल्यूटेंट एज द नेम इंडिकेट कि वो स्किन को इफेक्ट करेंगे, आई को इफेक्ट करेंगे या लंग्स को इफेक्ट करेंगे. ठीक है, तो इसमें ब्रोंकाइटिस, पल्मोनरी फिब्रोसिस एंड एम्फाइसीमिया जो है वो ओजोन लेयर की वजह से होगा. कहाँ कैसे? ट्रीटमेंट क्या है? नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज अवेलेबल. जो सिम्टम्स प्रोड्यूस हुई हैं उनको जो है वो ट्रीट किया जाएगा. फॉर एग्जांपल ब्रोंकाइटिस का जो ट्रीटमेंट है, जो पल्मोनरी फिब्रोसिस और एम्फाइसीमिया का जो ट्रीटमेंट चलेगा फिर वो चलेगा, और जो सोर्स है कोशिश ये की जाएगी कि वो फिर रिमूव कर दी जाए. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर. हमारे 2 लेक्चर एक तरह से हो गए हैं टॉक्सिकोलॉजी में. अब हम जो करेंगे वो 1 बाय 1 जो टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं, चाहे वो ड्रग हों, जो मोस्ट कॉमन है, जो पॉइजन्स हैं, उनको हम डील करेंगे और फिर उस हिसाब से हम उनका ट्रीटमेंट करेंगे, और आखिर में हम कुछ केस स्टडीज़ भी करेंगे इंशाल्लाह, ताकि हम उसको रिलेट कर सकें कि किस तरह से हम जो है वो मैनेजमेंट इसकी करेंगे. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक यू.